ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की आज रांची में झारखंड गौ सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। वहीं पारिस्थितिक संतुलन एवं आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में उभरती चुनौतियां और संभावनाओं विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में गोवा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पशुओं के लिए प्रतिदिन 100 रुपए आहार के नाम पर भुगतान किया जाता है। दूसरे राज्यों पर गौर करें तो कहीं 30 रुपए या फिर 40 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में निबंध गौशालाओं की संख्या अधिक हो, इस पर सरकार का जोर है। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य के निबंधित गौशालाओं को 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। एक आयोग है हमारी सरकार की और इसका गठन कई वर्षों पहले ही हुआ था और आप देखेंगे कि कभी इसमें बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हुआ और जो पूर्ववर्ती सरकार रही उसमें कोई अपना इच्छा भी नहीं था। उनका गाय सेवा तो गौ सेवा का बहुत बात करती है मगर उनका कार्य में कभी ये दिखा नहीं। ये पहली बार इस तरह के आयोजन पूर्व में हुए हैं मगर पहली बार ये आयोजन इतने भव्य स्तर पे हुआ कि हमारे दोनों गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संयुक्त प्रयास से पूरे देश भर में यूपी, बिहार, शिमला और मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान तमाम जगह से जो विशेषज्ञ हैं गौ सेवा के और गौशाला के संचालन के और जो पशुपालकों के जो विशेषज्ञ हैं वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2 दिन ये कार्यशाला चलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें भी निकल के आएंगी। मुझे विश्वास है कुछ जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं कि जो झारखंड के गौशाला जो बायो फर्टिलाइज़र बनाते हैं और क्योंकि सरकार का भी काफ़ी खपत है बायो फर्टिलाइज़र का, तो क्यों ना हमारे झारखंड की गौशाला से ही ये बायो फर्टिलाइज़र को प्रोक्योर करें। तो ये एक सुझाव है मगर मुझे लगता है इस तरह से कई सारे सुझाव ये 2 दिवसीय कार्यशाला में निकल के आएंगे। हम लोगों ने इन्हें कंपाइल्ड तरीके से ड्राफ्ट भी मांगा है ताकि आने वाले समय में कुछ अगर हम लोग ठोस संशोधन करके, अधिनियम भी है क्योंकि हमारे पास गौ सेवा आयोग का, उस अधिनियम में कुछ ठोस बदलाव करते हुए अगर कुछ हम बेहतर कर सके राज्य के गौ पालकों के लिए, तो मुझे लगता है ये अच्छे दिशा पे काम होगी। वहीं लगातार हो रही बारिश ने जमशेदपुर समेत आसपास के क्षेत्र में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। खासकर पारडी काली मंदिर के पास NH-33 पर जल जमाव के कारण बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। यहाँ एलिवेटेड पुल निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गया है। जलभराव के कारण पारडी से बालीगुमा होते हुए रांची की ओर जाने वाला ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया है। वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे शहर में अन्य जगहों पर भी जाम की स्थिति बन गई है। स्थानीय निवासियों और राहगीरों का कहना है कि हाईवे किनारे बनी नालियों की सफाई नहीं होने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण स्थिति उत्पन्न हुई है। आशियाना वुडलैंड के पास हालात और गंभीर हैं, जहां नालियां ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहाव तेज कर रही हैं। सड़क का हाल ऐसा हो गया है जैसे कोई तालाब हो। छोटी गाड़ियां पानी में आधा डूबी नजर आ रही हैं। कई बाइक और ऑटो जल भराव से फंस गए हैं। राहगीरों को पानी में पैदल ही रास्ता पार करना पड़ रहा है, जिससे खतरा और भी बढ़ गया है। लोगों का आरोप है कि एलिवेटेड पुल निर्माण के दौरान जल निकासी की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये संकट खड़ा हो गया है। लोगों ने जिला प्रशासन और NHI से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि हालात को सामान्य बनाया जा सके। अब जरूरी है कि जिला प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस गंभीर स्थिति का संज्ञान ले और जल निकासी की तत्काल व्यवस्था कर यातायात को बहाल करे। देखिए, विकास के कारण भी कई समस्याएं पैदा होती हैं। जो बेतरतीब तरीके से GDP बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसका नतीजा है NHI बना मेन
ये फ्लैट बना रहा है, सड़क 4 लेन बना रहा है। अब इसको बनाते समय में ये ध्यान नहीं रखा कि पहले पानी कहाँ से निकलता था, कितना चौड़ा पानी का आधार चाहिए। उसके कारण से पूरे मेन रोड पर ट्रैफिक जाम भी है और तेज धार बह रही है। रिहायशी मल्टी स्टोरी फ्लैट में उसमें भी पानी घुस गया है। तो ये आज मैंने कहा NHI को, पूरे दलमा पहाड़ का पानी आता है यहाँ। पहले रोड क्रॉस करता था, अब रोड ऊंचा हो गया है, एक इलाके में सीमित है, वहाँ चौड़ा ड्रेन बनाना चाहिए। उसी तरह से जो फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर बनाने वालों ने जितने जल निकास का रास्ता था सबको या तो छोटा कर दिया, बंद कर दिया। तो नतीजा है कि पहली बरसात में ही कमी दिखाई पड़ी। आज हम लोग सबको कटवा रहे हैं और कटवा के चौड़ा करा रहे हैं। अब एक समस्या शहर की है, अब नदी का पानी भी जलस्तर ऊपर बढ़ रहा है। जलस्तर ऊपर बढ़ने से एक नई कठिनाई आएगी कि पानी नदी का अब मोहल्लों में फैलेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए हमने प्रशासन को भी कहा है, JNC के जो BMC हैं उनको भी कहा है कि आप व्यवस्था कराइए, समानांतर व्यवस्था चले कि जो नीचे बसे इलाकों के लोग हैं उनको हम कहाँ रखेंगे और उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। तो जो समस्याएं हैं ये बेतरतीब विकास के कारण से है और लोग देखते नहीं है, केवल अपना काम देखते हैं, हमारा काम हो जाए। और आपके कारण से जनता की सुविधा में कितनी बाधा आ रही है, इसका ख्याल न रोड बनाते समय रखा जा रहा है, न फ्लाईओवर बनाते समय रखा जा रहा है। ये समस्या एक तरह से कृत्रिम है और मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई है। प्रकृति ने बारिश किया, अच्छा हुआ ये अभी सब चीज़ें सामने आ गई। तो हम लोग साथ में घूम रहे हैं, सब लोग हैं, नगर निगम के लोग भी हैं। इसको ठीक कराना है और मानगो में ड्रेनेज का विस्तृत प्लान बनाकर कैसे कहाँ का पानी निकलेगा, एक एक घर का पानी निकालने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, तभी ये समस्या सुलझेगी। ये पार्टी काली मंदिर है, आसियाना के पास में। क्या हुआ है स्थिति? गाड़ी हम लोग क्रॉस कर रहे थे, यहाँ से पता नहीं चला, पानी का अंदाज नहीं लगा, इतना गड्ढा था। हम लोग सोचे गाड़ी पार हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, गाड़ी फंस गया, बंद हो गया। कितना लोग फंसा हुआ है? कहाँ पे? कई गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं। बहुत गाड़ियाँ फंसी हुई है, बहुत गाड़ियाँ। रात में भी हम लोग देखे कि बहुत, वहाँ बस देखिए पूरा बस डूबा हुआ है, टैंकर डूबा हुआ है और आसियाना के अंदर तो सारी गाड़ियाँ दिख भी नहीं रही है, बहुत सी गाड़ियाँ नहीं। क्या इसके पहले भी इस तरह का आसियाना में पानी भरता था क्या? कहाँ से पानी कहाँ से भरा है? कोई नाला वाला टूटा है शायद, कोई नाला जाम हो गया, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से सारा मट्टी जो है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से पूरा पानी कचरा भर गया उसके पाइप में, उसकी वजह से करीब 10 फुट पानी जमा, 10 फुट पानी आया। के जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें नाला को रोक दिया गया, नाला को फिलिंग कर दिया गया, उसके चलते पानी ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो के चलते बहुत सी गाड़ी यहाँ पे खराब हो गई है। मैं भी कल रात से यहाँ फंसा हूँ, हमारी वो वाली गाड़ी है, रात से मैं फंसा हूँ, रात भर से मैं यही हूँ, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, पानी कम ही नहीं हो रहा है। इन लोग प्रशासन को यही नहीं मालूम कि नाला कहाँ है। अभी तक अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं, बट अभी 10 की 10 है, रात को 11:30 1 बजे से लेके मैं अभी तक 10 घंटा हो गया, बट 10 की 10 है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज संघी है, मैं साक्षी से बोल रहा हूँ। आसियाना को मोटा मोटी 10 से 12 फुट पानी था। और कितना डूबा है फ्लैट? कम से कम इसमें एक तलब तक फ्लैट डूब गया। 50 फ्लैट डूब गए। नुकसान कितना का हुआ? नुकसान तो काफी हुआ, इसका सरकार का आंकलन साथ नहीं हो सकेगा। कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? काफी लोग फंसे फ्लैट में, फंसे हुए हैं, परेशानी हो रही है। काफी परेशानी। लापरवाही किसकी है? लापरवाही किसकी है? क्या नाम हुआ? नाम सरवन चौधरी। झारखंड की राजधानी रांची में NSE लिस्टिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य में कैसे निवेशकों को बढ़ावा मिले और राज्य में कैसे विकास की गति को तेजी प्रदान की जाए, इस पर बात की गई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। NSE लिस्टिंग सेरेमनी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो इसे सार्वजनिक निवेशकों तक पहुंच प्रदान करती है। इस समारोह में कंपनी के शीर्ष अधिकारी, NSE के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल हुए। वो दिन है, आज जो वक्त है, आज आपकी कहानी। और देखिए, एक माइल का स्टोन साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। और ऐसा लग रहा है कि 2025 में जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज शुरू हुआ है झारखंड में, ये उसकी नींव रखी गई। अब आगे बढ़ेंगे, हमारी शुभकामना है इस कंपनी के प्रति
वो आगे बढ़ेंगे तो राज्य आगे बढ़ेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कहना है कि आज हमारा जो राज्य झारखंड निचले पायदान से माने तीसरे में है, उसको नंबर 1 बनाना उनका संकल्प है। ये उन्होंने सोचा ही है कि कैसे भी करके हम बनाएंगे, और इसके लिए इस तरह से जो लोग आगे आ रहे हैं उनको भी उनका समर्थन है, उनको प्रमोट करना चाहते हैं। और ऐसे भी हमारे झारखंड में आपको पता होगा कितने तरह के मिनरल्स हैं जिसमें कि आयरन बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है, ख़ास तौर पर सालेंडा के जंगलों में, जो कि वेस्ट सिंहभूम के अंतर्गत आता है। वहाँ पर गिरिबुरु, मेगाताबुरु वगैरह में सेल का माइंस भी है, और नुआमुंडी में टाटा कंपनी का माइंस है। तो यहाँ लोहे की भरमार है, लेकिन उसको सही ढंग से लोग राज्य के विकास में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से अगर ये लोग आगे आएंगे, निश्चित रूप से इससे राज्य का विकास होगा। और हमारे किसी भी राज्य के विकास के लिए जिस तरह से सांस्कृतिक विकास जरूरी है, आर्थिक विकास जरूरी है, इस तरह से निवेशकों को आगे बढ़ाएंगे तो राज्य और ज़्यादा विकसित होगा। थैंक यू। मैं केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज रांची जिले के नगड़ी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के 61वें स्थापना दिवस समारोह सह कृषि मेला में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने मेरा रेशम मेरा अभिमान के नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम में राज्य भर में तसर के उन्नत किसानों को, जिन्हें लखपति किसान भी कहा जाता है, उन्हें केंद्रीय मंत्री के हाथों पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर रांची विश्वविद्यालय सेरिकल्चर स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली निशा मिंज को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। इस मौके पर संस्थान द्वारा तैयार की गई कई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के निर्माण में सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो साइंटिस्ट अच्छा करे उन्हें इंसेंटिव मिलनी चाहिए, और जो कर्मचारी अच्छा काम ना करे उनके लिए पनिशमेंट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यह एमओयू जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, हमारे नटेश सर तालियों के गड़गड़ाहट से सर का अभिनंदन। सेक्रेटरी ने राज्य सरकार से मिलकर के नय विनय करके आज एक एमओयू किया है। अगर इसके बाद भी अड़चन आएगा तो मैं मुख्यमंत्री को कहूँगा, आज मेरा लक्ष्य है कि कम से कम झारखंड के अंदर 4000 टन पर हम पहुँचे, और जो आदिवासी भाई हैं, अभी हमने जो 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर जिनकी आमदनी हुई उनको पुरस्कार दिया। रेशम बोर्ड 26,000 टन था, उसे 45,000 टन तक ले गया। अब हम झारखंड में अगर हम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हम यही आग्रह कर रहे हैं यहाँ की सरकार से, अगर आपने आदिवासी को जमीन पर हक दिया तो हम उनके साथ मिलकर के इंटीग्रेटेड रेशम भी पैदा होगा, पान का पत्ता भी पैदा होगा, काली मिर्च भी पैदा होगा, और उनकी आमदनी 1 हेक्टेयर से मिनिमम 2 से 3 लाख। वहीं बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की आमदनी दोगुनी करने में तसर और रेशम उद्योग काफी कारगर साबित हो सकती है। इसके लिए राज्य सरकार और वन विभाग सभी को समन्वय स्थापित कर काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वनों में तसर और रेशम के साथ साथ मल्टी क्रॉपिंग को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। केवल नारों से नहीं होगा, राज्य सरकार ये लगभग 80,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और 1 करोड़ की आबादी है आदिवासियों। आप नारे देकर के जीत सकते हैं, आदिवासियों को भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे आज प्रधानमंत्री ने 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया, आज जंगल में आप घुसने नहीं देते, आप ऐसा करें जंगल को आदिवासी परिवारों को हवाले करें, वो उसमें फल फूल भी लगा लें, कुछ कंदमूल भी लगा लें, अदरक लगाएं, हल्दी लगाएं, पान का पत्ता लगाएंगे, कहीं जहाँ टेम्परेचर ठीक होगा वहाँ काली मिर्च लगाएंगे, रेशम के कोकून भी पैदा
करने का सघन व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन राज्य सरकार चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करके चले गए। बड़े बड़े वादे करने से नहीं होगा, भ्रम फैलाने से। मेरा संकल्प है, अगर राज्य सरकार उनको जमीन का अधिकार आदिवासी को दे, पेड़ आपके हैं लेकिन उस जमीन पर तो उसकी सेवा भी करेंगे, उससे फल भी खाएंगे, उसमें कुकुन भी पैदा करेंगे। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में बीते 2 दिनों से हो रहे लगातार बारिश के चलते खरकई नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी करते हुए बागबेड़ा नदी के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं प्रशासन ने साफ कहा है कि लोग नदियों के किनारे जाने से परहेज करें और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में सुरक्षित ऊंचे स्थानों की ओर शरण ले। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आज इसी क्षेत्र का दौरा पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह एवं जमशेदपुर प्रखंड से वीडियो सुमित कुमार एवं अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने निरीक्षण किया और कहा कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नदी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। घरों से बाहर निकले, लगातार बारिश होने के चलते नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और कभी भी डैम फूट सकता है। इसलिए आप लोगों से बार-बार अनुरोध किया जा रहा है, आप लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और सुरक्षित स्थान पर जाएं। जिला प्रशासन के द्वारा यह सूचित किया जाता है। भी है, सुनील भी है और कितने भी हमारे बोले कि बागबेड़ा क्षेत्र में बहुत सारा पानी घुसता जा रहा है घर में, और हम लोगों ने आकर देखने का भी काम किया और ऐसे लोगों से आग्रह भी किया कि भाई आप लोग कम से कम घर छोड़ के जहाँ पर कैंप बना हुआ वहाँ पर चले जाए, और जो भी यहाँ मदद होगा हम लोग उसको करने के तैयार हैं। और सबसे ये अपील किया कि आप सुरक्षित जगह पर जाएँ और इंतजार मत करें। पानी लगातार काम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पानी नीचे नदी में पानी बढ़ रहा है और जो पानी घर में घुस रहा है बढ़ता जा रहा है, और ऊपर से पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर हम लोग गर्मी में यहाँ पानी दिया करते थे। अभी देखिए भगवान का 2-3 दिन पहले गर्मी में पानी का पानी नहीं था। नहीं, गर्मी में क्योंकि यहाँ जलापूर्ति योजना है नहीं, जिससे करके हम लोग टैंकर से पानी दिया करते थे। आज वहाँ पर घर में पानी भर रहा है। तो ये संयोग है और हम सभी से यही अपील करेंगे, सुरक्षित स्थान पर अभी रहें आप, और जो भी हम लोगों से जनप्रतिनिधि लोग जो भी हम लोग हैं समाज सेवा के रूप में करेंगे, और जहाँ पर जरूरत पड़ेगा हम लोग खड़े रहेंगे। अभी लगातार बारिश होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा उपायुक्त महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि जितने भी लो लाइन एरियाज हैं उससे थोड़ी सतर्कता बरती जाए। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे आके देख रहे हैं कुछ घर डूबने की कगार पे है, तो हमारी सलाह है पूरी जनता से कि जो भी लो लाइन एरियाज में है जहाँ पे जिनके घर में पानी घुसने की संभावना है, प्रखंड के द्वारा 3-4 जगह चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे राहत शिविर का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वहाँ पे सूखा राशन, पेयजल व्यवस्था भी की जा रही है। सभी सुरक्षित रहें, सभी सुरक्षित होकर शिविर में पहुँचें और इस आपदा से हम लोग निपटें। चांडिल डैम में 15 जून को अलकबीर कॉलेज के छात्र साहिल की डूबने से हुई मौत के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। गुरुवार को मृतक छात्र साहिल के परिजनों ने चांडिल थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मृतक के साथ गए अन्य छात्रों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। वहीं मृतक के पिता रामगढ़ जिले के बरकाकाना दुगरी बस्ती निवासी मोहम्मद आजाद ने अपनी शिकायत में कहा कि उनका बेटा अच्छा तैराक था और तैरना जानता था। घटना के दिन साहिल के साथ 8 से 9 अन्य छात्र भी डैम गए थे, लेकिन केवल उसी के डूबने से मौत हुई, जो संदेह पैदा करता है। वहीं परिजनों का कहना है कि यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद जिस छात्र ने फोन कर परिवार को जानकारी दी, वह शुरू में बात को टालता रहा और फोन पर गुमराह करता रहा। समय रहते जानकारी नहीं मिलने के कारण साहिल की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों ने आशंका जताई कि नहाने के दौरान किसी छोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो और जानबूझकर साहिल को डुबो दिया गया। उनका कहना है कि एक तैराक लड़की का इस तरह डूबना सामान्य बात नहीं है। वहीं परिजनों ने कहा कि उन्हें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि गहन पूछताछ कर सभी छात्रों से सच्चाई सामने लाई जाएगी। उन्होंने पुलिस से मांग की कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
जहाँ रहता था लॉज में, उस लॉज से अपने दोस्तों के साथ जो उस लॉज में रहते थे उन लोगों के साथ घूमने के लिए चांडिल डैम गया। वो हमको 3:50 में फ़ोन किया कि पापा हम रास्ता में है, जा रहे हैं चांडिल डैम घूमने के लिए, तो दोस्तों के साथ। उसके बाद हम सोचे वो आ गया होगा, तो 6:10 में उसको फ़ोन करके पूछना चाहा तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। तो उसका एक दोस्त का नंबर मेरे पास था जिसका नाम था तोसीफ रजा। उसके मोबाइल में मैंने फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं उठाया, और बाद में फ़ोन उठाने के 6-7 मिनट के बाद वो फ़ोन उठाया और बोला कि वो बाहर गया हुआ है, आएगा तो हम आपसे उनका बात करा देंगे। तो हम उसको फिर पूछे कि तुम तो साथ में गया था चांडिल डैम घूमने के लिए, तो तुम आ गया और वो बाहर कहाँ गया है? तो वो हमको टाल मटोल करके फ़ोन काटते गया। फिर 8 बजे रात में मैं फिर उसको फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो गया हुआ था चांडिल डैम, अलग गया हुआ था, हम लूना से गए थे, जबकि वो सब साथ में ही ऑटो से गए हुए थे। मेरा बेटा को वो लोग डैम में डाल दिए और हमको झूठ बोलते बोलते कि वो आ रहा है, आपसे बात करा रहे हैं, ये है वो करके हमको तलावा देते गए। तब हम सख्ती से बोले कि देखो बाबू हम अब आ रहे हैं जमशेदपुर। तो वो लोग 9:30 बजे रात को थाना गए और थाना में सूचना दिए। और उससे पहले वहाँ 2 लड़का से उसका विवाद हुआ था 3 महीना पहले, और अभी कुछ ही 10-15 दिन पहले उन लोगों में बातचीत चालू हुआ और वो लड़का लोग भी दोनों साथ में था, एक तोसीफ रजा और एक था रिहान। क्या लगता है आपके बेटे के साथ? हमको लगता है कि मेरा बेटा के साथ जो ये 8-9 लड़का गया हुआ था, उसमें से इन्हीं लोगों में से बीच में से किसी ने उसे धक्का दे दिया और उस डैम में मार दिया। जबकि वहाँ पर अवेलेबल आदमी रहता है, बचाव कर्मी रहते हैं, अगल बगल में दुकानदार है, ये लोग किसी को नहीं बोले और चुपचाप अपना रूम में आ गए। मेरा बेटा का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। हम जब थाना पहुँचे तो वो लोग थाना में पूछे मेरा बेटा का मोबाइल कहाँ है, तो उन लोगों के पास से निकला और बेटा का मोबाइल ऑन हुआ 11:55 में। तो इससे हमको यही अंदेशा लग रहा है कि मेरे बेटे के साथ कोई घटना घटी है, उसका हत्या किया गया है। और मैंने प्रशासन को लिखित आवेदन FIR करने के लिए दिया हुआ है और मुझे पूरा उम्मीद है कि चांडिल का प्रशासन मेरा सहयोग करेगा, इस केस का उद्भेदन करेगा और मुझे प्रशासन पर पूरा विश्वास है। बिहार सिपाही भर्ती घोटाले मामले को लेकर पटना के प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापेमारी की गई। प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा रांची के बरियातू इलाके में सिकंदर यादवेंदु के आवास पर छापेमारी की गई। सिकंदर यादवेंदु जूनियर इंजीनियर के पद पर बिहार में बहाल हुए थे। झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन इन दिनों कोल्हान क्षेत्र के दौरे पर है। चाईबासा और सरायकेला खरसुआ का दौरा करने के बाद गुरुवार को वे लौ नगरी जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने परिसदन में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं मीडिया से बातचीत में शबनम परवीन ने बताया कि इस जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़ी शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो यह दर्शाता है कि विभाग स्तर पर समस्याओं का समय पर समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए अधिकारियों को चेताया कि यदि समय पर शिकायतों का निष्पादन नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों के लिए विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नई बैठक में उन्होंने जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के सभी वरीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए और लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि जिला स्तर पर ही समस्याओं का निष्पादन कर दिया जाना चाहिए ताकि आम जनता को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। बैठक में जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़े तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। सभी को विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाने, जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील बनने और वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। मैं अभी 17 तारीख को निकली रांची से। मैं गई चाईबासा का मैंने प्रोग्राम करके मैं फिर गई सरायकेला खरसावां और वहाँ से करने के बाद मैं आज जमशेदपुर का समीक्षा बैठक। आज किनके साथ बैठक है आपका? आज यहाँ पे जो DSO है, AC है, क्योंकि AC जो होते हैं वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं और जमशेदपुर की काफ़ी सारी शिकायतें पेंडिंग हैं। तो मैं वो देखना चाहती हूँ कि आखिर क्यों इतना पेंडिंग है,
क्योंकि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी किसी भी केस का निष्पादन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से केस बढ़ते ही जा रहा है। बहुत सा ऐसा भी केस है जो डीएसओ स्तर से होना है, उस पर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं आज अपनी मीटिंग में इसी बात की चर्चा करूंगी और 1 सप्ताह का टाइम दूंगी कि आप 1 सप्ताह के अंदर सारे केस का डिस्पोजल करके आयोग को रिपोर्ट भेजें। जमशेदपुर के सोनारी स्थित एयरपोर्ट परिसर में बुधवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय दीवार के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते दीवार कमजोर हो गई थी। मिट्टी के धंसने और नींव कमजोर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे दीवार का यह हिस्सा ढह गया। फिलहाल किसी प्रकार की जान हानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया। वाइट नहीं लगा। प्राइवेट आदमी से पूछ लो, प्राइवेट आदमी यहाँ आ रहा है। यहाँ पे हमें सुबह सुबह सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे दीवार गिर गई एयरपोर्ट की, इसलिए जिसके द्वारा हम लोग आया है। तो यहीं पे क्या चीज़ का दीवार था? ये तो सोनारी एयरपोर्ट का दीवार था। किसी को कोई चोट भी लगी है क्या? नहीं, चोट तो नहीं लगी। इधर राजधानी रांची स्थित तमाड़ थाना क्षेत्र के पिडाईडी पंचायत अंतर्गत मुरपा गांव ऊपरटोली में एक कच्चा मकान अचानक बारिश होने के कारण गिर गया और इस हादसे में 6 साल के एक मासूम बच्चे की दबकर मौत हो गई। वहीं मृतका की पहचान 6 साल की संयुति कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जो घर के दरवाजे पर बारिश के पानी से खेल रही थी, इस बीच अचानक घर गिर गया और बच्ची की दबकर मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही गांव के लोग दौड़े चले आए और पुलिस को सूचना दी गई। तमाड़ थाना की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेज दिया है। ये बारिश के वजह से वो जैसे बाहर मतलब मजले निकला था और ये दीवारें तो गिर गया, उसके ये ऊपर गिर गया दीवारें। जैसे कि बारिश हो रहा था और जैसे कि जो बच्ची थी ना वो खेलने निकली थी बाहर, वो चपाखल भी था सामने और जैसे कि अचानक से गिर गया और पूरा दब गया और पत्थर में चोट लगा और जैसे कि मौत हो गया उसका। वहीं सरायकेला जिले में लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। आदित्यपुर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी निवेदिता नियति, अंचल अधिकारी कुमार अरविंद बेंदिया, आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की एवं आरआईटी थाना प्रभारी विनय कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी के साथ आसंगी, कुलूपटंगा, राधा स्वामी मार्ग, रायडी बस्ती, जयप्रकाश उद्यान के तटीय इलाकों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान ज्यादा पानी से होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर आसपास क्षेत्र की वास्तु स्थिति को जाना। बाढ़ से बचाव के लिए शेल्टर होम की जांच की गई। एसडीएम निवेदिता ने बताया कि नदियों का जलस्तर अभी डेंजर जोन लेवल से पार नहीं हुआ है। अगर लगातार बारिश होती है तो डेंजर जोन लेवल पार कर जाएगी। इसमें सावधानी बरतने के लिए माइकिंग के द्वारा अनाउंस कर नदी किनारे रह रहे लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई। वहीं जिला नियंत्रण कक्षा आपदा प्रबंधन को लेकर हेल्पलाइन नंबर 9204587147 जारी कर दिया गया है। जैसे कि मौसम विभाग का अनुमान है 2 दिन तक जो है भारी वर्षा होने की संभावना है। इसको देखते हुए सरायकेला डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा गम्हरिया अंचल के अंतर्गत जितने भी नदी किनारे तटीय क्षेत्र है उसको लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि नदी किनारे नहीं जाए और मछुआरा वगैरह नदी किनारे जो है मछली पकड़ते हैं ये सब भी ना किया जाए और अलर्ट मोड की स्थिति में रहे। हम लोग लगातार इस पर ध्यान रखेंगे।
ठीक है, इसके लिए भी वार्निंग किया जा रहा है लोगों को कि अगर उनके घर में पानी घुसने की संभावना है तो पहले से ही वो घर को खाली कर दे। ठीक है, वैसे सुरक्षित जगह पे जाए जहाँ पे पानी मतलब घुसने की संभावना ना हो। वन विभाग की लापरवाही ने एक बार फिर सरकारी योजना को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है। लाखों रुपए की योजना के तहत लगाए गए हजारों पौधे या तो सूख चुके हैं या फिर जानवरों का आहार बन गए हैं। टांगरसाई से देवली चौक तक किए गए वृक्षारोपण में खपलेबाजी की आशंका भी स्थानीय लोग जता रहे हैं। साल 2023 से लेकर 2024 में जमशेदपुर वन प्रमंडल के अंतर्गत टांगरसाई से देवली चौक तक करीब 2000 से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया गया था, लेकिन प्लास्टिक की कमजोर जाली और वन विभाग की लापरवाही ने इस योजना की जड़ें ही हिला दी। 6 से 8 महीने में जाली सड़ गई और पौधे या तो सूख गए या तो जानवरों ने खा लिए। वन विभाग पर सवाल उठते देख DFO सबा आलम अंसारी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जहां जहां पौधे सूख गए हैं या गेबियन टूट गए हैं वहां दोबारा पौधारोपण किया जाएगा और नया गेबियन लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि प्लास्टिक का गेबियन लगाने का आदेश विभागीय स्तर पर था। चाहेंगे विगत 2023-24 का मामला है। इसमें टांगरसाई से देवली चौक तक रखा माइंस वन क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा रोड के किनारे पेड़ों को लगाया गया था। उसमें एक भी पेड़ जिंदा नहीं है। जो जाली लगाया गया था वो भी बहुत घटिया किस्म का जाली लगाया गया था। आप देख सकते हैं जा कर के। इसमें ऐसा लगता है कि वन विभाग के द्वारा पूरी तरह से इसमें घपलाबाजी किया है, जिसका ताज़ा उदाहरण आज देखने को मिल रहा है। हम अब विभाग से मिल करके इसका जांच कराने के लिए हम मांग करेंगे। पहला बात तो यह है कि पर्यावरण को देखते हुए बड़ी शुरुआत में बहुत खुशी लगा। ठीक है, अभी भी बहुत अच्छी कार्यक्रम है जो सड़क किनारे पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण भी है। पर देख रहे हैं कि जो पहला साल लगाया गया था बहुत अच्छा देख रेख हुआ। ठीक है, लेकिन अभी जो लगा है, ठीक है, जो मुकुंदपुर साइड में है, ठीक है, बहुत सारा पेड़ का जो पेड़ के घेराबंदी था उसमें जो बेढ़ा बना हुआ था वो बहुत टूट गया है। ठीक है, टूटने के वजह से बहुत सारा पेड़ नुकसान हो गया है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम को अगर विभाग अगर ध्यान नहीं देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि विभाग से कि वो पुनः उसको बेढ़ा बना करके उसका पौधारोपण करे और इस कार्यक्रम को बढ़िया से चलाए। और अगर इस तरह से नहीं होगा तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। आप सड़क का मरम्मती भी हुआ, देखने में कितना सुंदर लग रहा था, पर बहुत सारा पेड़ नुकसान हो गया है। क्यों इसलिए हुआ है कि वो आपका बेढ़ा सही मायने में सही क्वालिटी का नहीं होने के कारण से 3 साल भी नहीं गया और वो बेढ़ा टूट गया। किस विभाग से लगा है सर? ये वन विभाग के द्वारा मतलब ये कार्यक्रम चलाई गई। ठीक है, और ये पोटका से आपका बेगनाडी तक ये पौधारोपण हुआ है, जिसमें हमारा पंचायत शानग्राम भी आता है और जो हमारा मुकुंदपुर क्षेत्र, मदनसाई क्षेत्र और शानग्राम क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, जो पहले लगाया था बांस का बेड़ा था वो अच्छा था, वो अभी पेड़ बन गया है क्योंकि 2 साल पहले था। तो पिछले साल लगाया गया है, यही पेड़ जो नुकसान हो गया है क्योंकि वो जो बेड़ा है वो 1 साल भी नहीं टिका, प्लास्टिक का था, वो टूट के ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसे हाथ में पकड़ देने से वो टूट जाता है। ठीक है, टांगरसाई से जो देवली चौक तक जो राखा माइंस वन प्रमंडल द्वारा जो पौधा लगाया गया है, इसमें इस विभाग का घोर लापरवाही है और सरकार का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। जो घेरा है पौधा सब मर चुका है, घेरा में पौधा सब मर चुका है और इसमें सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है जो इसमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले और पर्यावरण की सुरक्षा हो, लेकिन वास्तविक है धरातल पर ये काम नहीं उतर रहा है। इसमें जो लोग इसका दोषी है उसका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उसमें से लगभग सैकड़ों पेड़ गायब है और खाली जाली है, पेड़ सूखा हुआ है। इसको उचित जांच करके विभागीय कार्रवाई होना चाहिए
और इस सरकार के पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। धरातल पर जो गरीब को, यहाँ के जनता को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो जो मतलब काज के लिए लगाया गया, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित पोटका में करोड़ों रुपए की लागत से विद्या भारती इंग्लिश स्कूल के समीप एवं गंगाडी में बने रेलवे अंडरपास पहली बारिश भी नहीं झेल पाया और झरने में तब्दील हो चुका है, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। गंगाडी रेलवे अंडरपास को भारी जल जमाव के कारण बंद कर दिया गया है। चंद्रगोप एवं मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि सांसद उपायुक्त से लेकर रेलवे डीआरएम को कई बार रेलवे अंडरपास के दुर्दशा को लेकर मांग पत्र सौंपा गया था। इसके बावजूद रेलवे विभाग द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। पहली बारिश में ही रेलवे अंडरपास में भारी जल जमाव हो चुका है, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं ठेकेदार द्वारा भारी लापरवाही बरती गई है। मामले को लेकर डीआरएम से कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं ठेकेदार की लापरवाही से आज लोग रेलवे अंडरपास के कारण काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सालों भर पानी बहता रहता है, साथ ही साथ गंगाडी रेलवे अंडरपास की सड़क काफी जर्जर हो चुकी है, कई जगह दरारें आ चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि रेलवे के कार्य को लेकर गुणवत्ता में लोगों का विश्वास होता है, मगर आज रेलवे के कार्य से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। यही हाल है कि हम लोग झलके झलके रोते रोते परेशान हो रहे हैं, और लेकिन कुछ उपाय आज तक नहीं हो पा रहा है। हमको लगता है कि यहाँ जो ठेकेदार है, ठेकेदार को तुरंत बुला करके इसको ये किया जाए, इसको तुरंत उसको रिकवरी किया जाए। ये जो पैसा राजस्व जो देश का बर्बाद किया है, इसको पूरा रिकवरी किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको इसके लिए तो पुनर्विचार करना होगा कि जनता के लिए भविष्य में क्या होगा। ये तो पहला बारिश है, इसके बाद जो लगातार होते वो छात देख लीजिए, छात की हाल, छात से अगर वहाँ से छात से पानी टपक रहा है तो कितना दिन, वो तो उधर अपना ट्रेन चलती है, वो तो अपने आप धीरे धीरे गिर जाएगा। किसी बच्चा के सिर पर गिरेगा, आदमी मर जाएंगे, किसी स्कूली बच्चे बात पर पड़ जाएगा, सब गिर जाएगा। तो आज हमारा यहाँ स्थिति इतनी खराब है कि हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं और ठीक से आपको समझा नहीं पा रहे हैं। अब देखिए स्थिति आपका जो दिया हुआ है, फोटो को देख लीजिए, तस्वीर को देख लीजिए, क्या स्थिति में हमें पड़े हुए हैं। अति दुखद है कि राजस्व को ऐसा बर्बाद ना किया जाए। ये रेलवे मिनिस्टर से अनुरोध है कि ऐसा ना किया जाए, इसको देश हित में, जनहित में सही ढंग से लगाया जाए। ये मेरा अनुरोध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक का जो विकसित भारत निर्माण को लेकर एक उज्जवल स्वप्न देखे हैं, जिसके तहत में भारत के हर एक क्षेत्र में विकास का काम किया जा रहा है। उसी का एक हम लोग पेज देख सकते हैं। रेलवे के द्वारा भी हर ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी रेलवे के द्वारा भी विकास का काम किया जा रहा है, लेकिन रेलवे के द्वारा इतना घटिया काम जीवन में मैंने पहली बार देखा है कि इस तरह से काम हो रही है, जो जनहित के लिए नहीं, जन को सताने के लिए किया जा रहा है, जिसको लेकर हम सभी ने मिलकर, मैंने खुद डीसी से लेकर डीआरएम हर पदाधिकारी, डीएम को भी मैंने लेटर लिख करके इन सभी समस्याओं को, जो 365 दिन पानी का रिसाव होता है, इसकी समस्या का निदान के लिए हमेशा मैंने मांग पत्र सौंपा है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी सटीक कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं वरीय पदाधिकारी रेलवे एवं देश के प्रधानमंत्री से न्याय की मांग करती हूँ, और जो जनहित के लिए काम की गई है वो धरातल में फेलवर का काम दिखाई दिया जा रहा है। इसको लेकर मैं मांग करती हूँ कि जो ठेकेदार द्वारा जिस तरह से घटिया काम किया गया है, उसे ब्लैकलिस्ट करते हुए जो देश के जनता का पैसा टैक्स के द्वारा जो लिया जाता है और वो जनता के हित में काम किया जाता है, उस पैसा को रिकवरी किया जाए और उसे सही मायने में देश के विकास के लिए खर्च किया जाए। धन्यवाद। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।